वेलकम टू द साहिल शो। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो एक बेहतरीन म्यूजिशियन, बेहतरीन गायक और बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मर हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट रनर अप की पोजीशन हासिल करी और उसके ही दूसरे साल उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला गाना गाया, वो भी ऋतिक रोशन के लिए। फिल्म का नाम था सुपर 30 और गाना था नियम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तो स्वागत है गौरव आपका मेरे शो पर जिसका नाम है द साहिल शो। और आज मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आप इंडियाज गॉट टैलेंट में आए और उससे पहले का कुछ हमें बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की। First of all, thank you so much Sahil bhai for the beautiful introduction and inviting me on your show, the Sahil Show. And जैसा कि आपने पूछा कि मेरी जर्नी क्या रही है, so I am basically from Udaipur and उदयपुर में स्कूलिंग करने के बाद आई शिफ्टेड टू पुणे फॉर माय इंजीनियरिंग। जैसा एक एस्पायरिंग यूथ के लिए हमेशा होता है कि यार मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, सो इवन आई वेंट फॉर माय इंजीनियरिंग। बट ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग कोर्स मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं मेरी म्यूजिक के पैशन एंड हॉबी को प्रोफेशन बना सकता हूँ। सो वेर इन लाइक आई जस्ट डिसाइडेड कि हाँ, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा कि मैं अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाऊंगा। देन लेटर आई शिफ्टेड टू मुंबई आफ्टर माय इंजीनियरिंग फेज, और वहाँ पे फिर मैंने लाइक हंटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज चालू हुई मेरे लिए मुंबई में। सो आई मेट कपल ऑफ गाइज जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन में एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहे थे। सो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया एंड आई वाज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द लीड सिंगर्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट वाले हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें देयर वर 100 म्यूजिशियंस सिंगिंग ऑन अ सिंगल स्टेज। बिकॉज आज तक इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 100 म्यूजिशियंस एक साथ एक स्टेज पे खड़े होकर गा रहे हैं। सो वी क्रिएटेड दैट कॉन्सेप्ट एंड इंडियाज गॉट टैलेंट में हमने ऑडिशन दिया। हम लोग लाइक फॉर गॉड सेक हम लोग फिनाले तक गए और फिनाले में जाने के बाद हम लोग रनर अप भी रहे। सो बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी थी मेरे लिए, बिकॉज एक स्मॉल टाउन से होके एक नेशनल टेलीविजन पे आना, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू डेफिनेटली। सो मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो आपका कॉन्सेप्ट था इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर 100 म्यूजिशियंस एंड इतना ग्रैंड कॉन्सेप्ट, उसके पीछे हु वाज अ मास्टरमाइंड? लाइक आई रियली वांट टू गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन कि जिसने सोचा और इतना ग्रैंड सेटअप के साथ आपने परफॉर्म किया वहां पर। एक्चुअली अगर एक म्यूजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इतना क्रिएटिव सोचो, क्योंकि आज 5 लोगों को एक साथ गवाना या फिर कुछ म्यूजिकली क्रिएट करना बहुत इजी होता है। लेकिन आप अगर ये विजन रख रहे हो कि आप 100 लोगों को एक साथ गवाओगे और एक टेलीविजन शो में रिप्रेजेंट करोगे उस कॉन्सेप्ट को, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। So I would like to take the name of that particular person जिसने क्रिएट और प्रोड्यूस किया हमारा ये कॉन्सेप्ट। So his name is Mr. Prince Mulla, बहुत ही renowned musician है इंडस्ट्री के। He has worked with A.R. रहमान साहब and many more like। So उनका एक कॉन्सेप्ट था एंड वही मेन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को अरेंज करते थे, हमको सिखाते थे। So लेकिन it was basically a challenge because क्या होता है ना कि अगर आपके पास 7 कोर सिंगर्स हैं, 7 मेन सिंगर्स हैं और बाकी सारे कोरस सिंगर्स हैं, तो पहले आप उन 7 को सिखाओगे, देन वो 7 मेन सिंगर्स लीड करने के बाद हार्मोनाइज करेंगे और उसको कोरस वाले सिंगर्स को सिखाएंगे। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ओवरऑल अच्छे से साउंड करो और क्रिएटिव साउंड करो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ही आपके लिए, क्योंकि अचीवमेंट एक तो आप फर्स्ट रनर अप रहे और दूसरा अचीवमेंट इतना ग्रैंड शो क्रिएट करना और एक माइलस्टोन अचीव करना। आज भी उस वीडियो को जब हम इंटरनेट पे देखते तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ग्रैंड परफॉर्मेंसेस थी आपकी उस शो के दौरान। मुझे बताइए बॉलीवुड की जर्नी कैसे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट रियलिटी शो में आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, लेकिन आप वन ऑफ द लकी आर्टिस्ट थे जिसको बॉलीवुड में आने का मौका मिला, और वो भी ऋतिक रोशन की फिल्म में गाने का मौका मिला। और उसके बाद जो नियम हो गाना है वो अजय अतुल द्वारा डायरेक्ट किया हुआ गाना, कंपोज किया हुआ गाना, इतना ग्रैंड गाना गाने का आपको मौका मिला, उसकी कहानी बताइए। साहिल भाई, जैसा मैं कहता हूँ ना, लाइफ एक चेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप एक चीज करते हो, आप अगली चीज सोचते नहीं हो, बट वो इवेंचुअली कनेक्ट हो जाती है। सो द सेम थिंग हैपेंड विद मी। जैसे मैंने बताया कि मैं उदयपुर से इंजीनियरिंग करने गया, इंजीनियरिंग से इंडियाज गॉट टैलेंट गया,
सो ये अपॉर्चुनिटी फ्रैंकली स्पीकिंग हमें इंडियाज गॉट टैलेंट से ही मिली, बिकॉज हम जो मेन कोर सिंगर्स थे साथ, जब हमने फिनाले राउंड में जो ग्रैंड फिनाले का जो एपिसोड था इंडियाज गॉट टैलेंट का, उसमें हमने अजय अतुल जी का बहुत ही ब्यूटीफुल एक गाना है जो कि शाहरुख खान जी पे पिक्चराइज है, वो हमने परफॉर्म किया था। तो वो अजय अतुल जी ने देखा और उनको बहुत पसंद आया उसका अरेंजमेंट कि यार इट वाज ब्यूटीफुल। लाइक मैं इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स से बोलूंगा आप बिल्कुल देखें वो एपिसोड, और उनको इतना पसंद आया कि ही लाइक अप्रिशिएटेड, एंड उन्होंने बोला कि हम लोग साथ में काम भी करेंगे, डेफिनेटली आप लोग इतने टैलेंटेड है तो हम लोग साथ में काम करेंगे। इवेंचुअली वन डे वी ऑल मेन सिंगर्स गॉट अ कॉल कि यार एक प्रोजेक्ट है अजय अतुल जी का, एंड लाइक वी वर कॉल्ड टू द फेमस यशराज स्टूडियो। एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमको हमारी आवाजें कंट्रीब्यूट करनी है। सो हमें पता नहीं था वो क्या प्रोजेक्ट था, वहाँ जाके हमें पता लगा कि वो ऋतिक रोशन जी की मूवी का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे वी आर लाइक इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट एज अ म्यूजिशियन। सो हम लोग वहाँ गए और लाइक ये एक मतलब एक सरप्राइजिंग पार्टी था कि हमें पता नहीं था ऋतिक रोशन जी की मूवी है। हम लोग बस एक यंग एस्पायरिंग म्यूजिशियन की तरह वहाँ पे गए सीखने, और वहाँ पे जाके हमको पता लगा सारी चीजें, एंड लेटर वी गॉट टू नो कि यार ऋतिक रोशन जी भी उसी स्टूडियो में मौजूद हैं और वो खुद रिकॉर्डिंग सेशन में आए। सो इट वाज एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू कि आप अजय अतुल जी के साथ एक वो प्रोफेशनल स्पेस शेयर कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, एंड स्पेशली इतने बड़े एक्टर की मूवी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने सारा अपना रिकॉर्डिंग्स वगैरह कंप्लीट किया, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि यार चलो ठीक है, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट आर्टिस्ट। 3 महीने बाद जब वो मूवी रिलीज हुई, हमें तब पता चलता है कि जो हमने हमारा पार्ट रिकॉर्ड किया था ना, वो एक सॉन्ग के रूप में रिलीज हुआ। पहले कुछ फाइनलाइज नहीं था। पहले जनरली जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, वो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं देते कि एग्जैक्टली क्या होगा, और जब आपको पता चला कि वो इतना मेन स्ट्रीम कमर्शियल लेवल पे रिलीज हुआ है गाना, वो भी ऋतिक रोशन के लिए, तो आपको एक अलग फील आया होगा कि चलो मेरे करियर को एक नया बूस्ट मिला। तो गौरव, किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे या किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने के पीछे हर इंसान की एक फिलॉसफी होती है। बिना उसके रास्ता ढूंढना और विजन को अचीव करना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। तो आपकी लाइफ में क्या फिलॉसफी है जिसकी वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी कम उम्र में सक्सेस मिलती जा रही है? देखिए, बिल्कुल एक फिलॉसफी हर एक इंसान के लाइफ में होती है, एंड मैं एक बेसिकली एक फैक्टर में बहुत बिलीव करता हूँ, विच इज पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अगर लाइक अंदर लोगे तो डेफिनेटली एक आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। बिकॉज आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी और मैं बहुत बिलीव करता हूँ उसमें, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं बहुत फ्लो ऑफ लाइफ के साथ जाता हूँ एंड जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, एंड अपने आप वो चेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। सो लाइक पॉजिटिविटी के ऊपर अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए ज्यादा नहीं सोचता, मैं सिर्फ मेडिटेट करता हूँ, अपने आप को ब्लैंक स्टेज पे ले आता हूँ, स्टेट ऑफ माइंड पे लेके आता हूँ। उस अल्फा स्टेट में मैं अपने आप को ले जाता हूँ, और मुझे पता चलता है कि जो डिफॉल्ट नेचर है इंसान का वो पॉजिटिव ही रहने के लिए है। तो दैट मेडिटेशन प्रोसेस ब्रिंग्स मी टू दैट स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी। नाउ व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस यू डू टू स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव? टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैं म्यूजिशियन हूँ तो मुझे पियानो बहुत पसंद है, एंड पियानो इज द की, एंड पियानो की वजह से ही मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे बचपन में एक छोटा सा कीबोर्ड दिलाया था, वहीं से मेरी जर्नी ऑफ म्यूजिक स्टार्ट हुई, मैंने खुद ने सीखा। सो मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो व्हाट आई डू इज, कभी भी कुछ ऐसा डिप्रेस या कुछ लगता है, नेगेटिविटी काइंड ऑफ अगर मुझे फील होता है, आई जस्ट सिट ऑन पियानो, मैं कुछ ना कुछ कंपोज करता रहता हूँ, एंड वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ जो म्यूजिक है ना, वो अंदर अपने सोल में जाएंगे तो बहुत अच्छा फील होता है। तो दिस इज द प्रैक्टिस दैट आई डू फॉर पॉजिटिव। So there's a quote on internet which I read a few years back. Life without music would be waste of time, would be wastage of the effort, I can say. So अगर आपकी लाइफ में म्यूजिक है कहीं ना कहीं, तो आप 99% टाइम पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि वो जो रियाज का प्रोसेस होता है, वो जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, गायकी का जो प्रोसेस होता है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव होता है। तो गौरव, ये तो हुई इंडियाज गॉट टैलेंट की जर्नी, उसके बाद आपकी बॉलीवुड में जर्नी। उसके बाद मुझे बताइए, इस पॉइंट पे आने के बाद, इस मुकाम पे आने के बाद आपको और कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली, और कहाँ से आपको उन आपके अचीवमेंट्स का फायदा मिल रहा है? देखिए साहिल भाई, लाइक अभी अपनी जो लाइफ है ना, वो एक रिकग्निशन बेस्ड है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, और अगर आप रिकग्नाइज होते हो, सो पीपल एंड द इंडस्ट्री गिव यू मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। द सेम थिंग हैपेंड विद मी
एक टाइम था जब आई यूज्ड टू स्ट्रगल फॉर इवन वन शो। मैं बहुत क्रेव करता था कि यार शोज में प्रैक्टिस होगी, सो आई यूज्ड टू लाइक लुक आउट फॉर कमर्शियल शोज जब रिकॉग्निशंस नहीं थे मेरे पास। जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट और प्लेबैक का टैग लगा, सो आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनटू प्लेबैक, जहां मुझे एक टाइम पे लाइक 5 और 6 क्वेरीज आती थी 2 महीने में फॉर लाइव शोज। वहीं मेरे पास लाइक 50 to 100 क्वेरीज आराम से आने में। बहुत मैंने लाइव शोज किए हैं एंड उसके बाद कमर्शियल एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज रिकॉग्निशन मिलने के बाद बड़े बड़े म्यूजिशियंस या ग्रोइंग म्यूजिशियंस एक नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जो मुझे भी मिली कमर्शियल में, इंडिपेंडेंट में, बहुत सारे लाइक फील्ड में म्यूजिक के। ओके, बीइंग अ वेडिंग प्लानर मैंने आपके साथ काफी सारे शोज किए और हर शो में मैंने देखा आपके जो परफॉर्मेंस का एक नया मसाला होता है। अगर आप सूफी पकड़ते हैं तो सूफी की जो रेंज होती है वो अलग लेवल की होती है, बॉलीवुड में आप बिल्कुल अलग होते हैं, कॉस्टिक बैंड के साथ जब आप करते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैंने कम से कम 25 से ज्यादा वैरायटी और शोज तो आपकी देख ली, और आपका जो एनर्जी लेवल होता है स्टेज पे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग होता है दैट इज ऑफ 90 मिनट्स, लेकिन कितनी बार आप 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटे मैंने आपको आफ्टर पार्टीज में परफॉर्म करते हुए देखा, और गेस्ट स्टेज छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, फ्लोर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी के बारे में मुझे बताइए। मेरा एक मानना है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, अगर मैं सिंगिंग की बात करूं और एक सिंगर की बात करूं, तो एक आर्टिस्ट में एक वर्सेटाइल बिहेवियर होना चाहिए। बिकॉज प्लेबैक में एक सिंगर अपने स्किल्स बिहाइंड द माइक दिखाता है, बट अगर लाइव शो की बात करें, सो लाइव शो में ही इज नॉट एक्टिंग जस्ट एज अ सिंगर, he need to be a performer. It is not just कि वो उसकी सिंगिंग सुन रहे हैं, बट वो एक लाइव स्टेज को कवर कर रहा है, कवर अप कर रहा है। सो एक परफॉर्मिंग एटिकेट्स उसमें होने चाहिए, हाउ टू हैंडल 1000 and lakhs ऑफ पब्लिक, एंड उनके और आपके बीच में जो एक वर्चुअल एक कनेक्टिविटी है थ्रू म्यूजिक, बिकॉज आप म्यूजिक उनको डिलीवर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे सिंगर होंगे जो लाइव शोज में बहुत सक्सेसफुल हैं, बट बिहाइंड द माइक वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। Because live show is something about like the technicality being a performer. But I understand आप डिजिटल वर्ल्ड में कितना भी ग्रो कर ले और आपके कितने भी बॉलीवुड में गाने रिलीज हो जाए, आप पर अपने जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता है उसको कितना भी आप रिलीज कर लें और कितने भी व्यूज आ जाए, कितना भी आपको फेम मिल जाए, आपका जो ब्रेड एंड बटर होता है जिससे आपका घर चलता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, वो शो से ही होती है। तो इसके पीछे आपने इतनी कम एज में आपने सोचा होगा कि मैं अपने शोज को इस तरीके से लाइन अप करूं ताकि मैं फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकूं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं और अपने शोज की कैलकुलेशन होती है, कितने नंबर ऑफ शोज आप एक्सपेक्ट करते हैं हर महीने, और क्या आप सारे क्लाइंट्स को हाँ बोलते हैं, किस तरीके से आप फिल्टर आउट करते हैं अपने क्लाइंट्स को? सबसे पहले तो अगर मैं लाइक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर म्यूजिक की बात करूँ ना, तो एक सिंगर एक आर्टिस्ट ही नहीं है, एक सिंगर एक बिजनेसमैन भी है, बिकॉज अल्टीमेटली उसको अपने आप को मार्केट करना है। मैंने बहुत सारे सिंगर्स ऐसे देखे हैं, जो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जो बड़े बड़े रियलिटी शोज जीते हैं, बट आज मेरे ख्याल से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो लाइव शोज में एक्टिव है, बिकॉज मे बी दे हैव नॉट एक्टेड एज अ बिजनेसमैन, उन्होंने अपने टैलेंट को मार्केट नहीं किया। एंड मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ये बात करूं तो मैं आप ही के जैसे लोगों से सीखता हूं जो कि मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड क्या स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे अपने आप को मार्केट में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ले जाना है, कैसे क्लाइंट्स को टॉलरेट करना है, कैसे क्लाइंट्स को मना करना है, वो हम लोग मतलब बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं ये चीजें। बहुत बढ़िया गौरव भाई। अब मुझे बताइए, जैसे कि लाइफ हर इंसान की सक्सेस के बीच उसकी लाइफ की एक फिलोसफी होती है, प्लस एक आर्ट ऑफ परफेक्शन होती है। आज आप सुर भी लगाते तो वो परफेक्ट सुर लगनी चाहिए, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड गाना लाखों बार सुना जाएगा। आप जब परफॉर्म करें तो उसमें भी परफेक्शन चाहिए। तो ये परफेक्शन के पीछे का क्या माइंडसेट है, परफेक्शन कैसे लेकर आते हैं अपनी लाइफ? मेरे लिए परफेक्शन की डेफिनेशन एक ही है कि आप अगर अपनी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिविटी में बदल दो। जैसे अगर कहीं पे आप फेल हो रहे हो, तो उस फेलियर से अगर आप सीख के एक रियल अटेम्प्ट देके उसमें पास हो जाओ, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। कहने का मतलब सबसे पहले अपनी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करो, जो सब में होती है, कोई भी सीखा सिखाया पैदा नहीं होता। उन शॉर्टकमिंग्स को नोट डाउन करो और उन पे काम करो। जैसे जैसे आपकी शॉर्टकमिंग्स आपकी पावर में कन्वर्ट होती जाए, फिर नई शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करो। सो द process of identifying the shortcomings makes you perfect. This is what you mean to say. Very true. I duly agree with this. So गौरव, हम एक आर्टिस्ट की लाइफ देखते हैं, ग्लैमर,
स्टेज परफॉर्मेंस, सेल्फीज, फैन फॉलोइंग, लेकिन हर सुंदर चीज के पीछे, हर अच्छी चीज दिखने जो अच्छी चीज दिखती है उसके पीछे एक कहानी होती है और कहीं ना कहीं दुख भी होता है। तो आर्टिस्ट के लिए तो कहते ही हैं कि अगर आर्टिस्ट का दिल नहीं टूटा है, अगर उसने लाइफ में टफ टाइम नहीं देखा है, तो वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ऐसा मैंने फिल्मों में सुना है, स्पेशली रॉकस्टार मूवी के अंदर। तो क्या आपका कभी दिल टूटा है या फिर आपने रिसेंटली कोई ऐसा टफ टाइम देखा है जहां पर जिसने आपको और स्ट्रांग बनाया कि अब तो मुझे अब अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए लाइफ? साहिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। लाइक शायद ही कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज एक आर्टिस्ट की लाइफ में पॉजिटिव और एक हैपनिंग चीजें सब लोग देखते हैं, चाहे वो सोशल वर्ल्ड में हो, चाहे वो फिजिकली आप देख रहे हो कि यार लाइक अगर आज मैं एग्जांपल लूं, लेजेंडरी सोनू निगम जी की बात करें, क्या सोनू निगम जी चार्जेस दिस मच, उनका इतना अच्छा बंगलो है, वो इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, बट उसके पीछे की कहानी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जिनको जानने की इच्छा होती है। सो अगर मैं मेरी बात करूं, सो आई वेंट थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइक मुंबई में मैं स्ट्रगल बिल्कुल बोलूंगा मैंने किया टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज, एंड टफेस्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, so this is the toughest time I'm going through because 6 months back I lost my dad. So मेरी लाइफ में I come from a family background जहाँ पे मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, because it's just me जो कि म्यूजिक में इतना आगे तक आया है, मेरी पुरखों में कोई भी म्यूजिक फील्ड में अभी तक नहीं है। So मेरे डैड का मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं किया है, और एक पिलर ऑफ बिल्डिंग मी इज माय डैड। तो उनका लाइक दुनिया से जाना मेरे लिए बहुत ही टफेस्ट टाइम है, और आज भी मैं वो लॉस को फील करता हूं, and I'm just trying to improve day by day and grow day by day. Gaurav, what are the kind of practices you do on daily basis to maintain your voice? Because एक सिंगर के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और स्पेशली आवाज को बनाए रखना, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं सुबह से रात तक? बेसिकली एक सिंगर के लिए रियाज तो मैंडेटरी है ही। आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, बिल्कुल रियाज तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं मॉर्निंग में खरस का रियाज करता हूँ, और रियाज करने के साथ साथ दिन में मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता हूँ। आई सिंग वेरियस सॉन्ग्स, बिकॉज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। आप ABCD सीख के उसको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो उस ABCD का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो आई प्रैक्टिस वेरियस ऑफ लाइक डिफरेंट जॉनर्स ऑफ सॉन्ग। मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहता हूँ, एंड अगर अच्छा लगता है तो आई डू अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। सो दिस इज द बेसिक प्रैक्टिस दैट आई डू टू ग्रो डे बाय डे, और रियाज तो मैंडेटरी है ही। तो गौरव भाई, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, और सोशल मीडिया से मेरा ये सवाल है कि आजकल हम देखते हैं जो जमाना है वो है व्यूज का, लाइक्स का, कमेंट्स का, कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे, कितने फॉलोअर्स हैं। तो जो टैलेंट को और आर्टिस्ट की सक्सेस को मापा जाता है कि इसके पास बहुत ज्यादा फैंस हैं, इसलिए ये बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है। इस मिथ को तोड़िए। साहिल भाई, इस पे मैं एक चीज बोलूंगा कि ये ट्रेंड की बात है। एक टाइम था जब सोशल मीडिया पे सिंगर्स एक्टिव भी नहीं थे। किशोर कुमार साहब की अगर बात करें तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी, तब उनका म्यूजिक और उनकी क्वालिटी लोगों तक पहुंचती थी। बट अभी का जो टाइम है ना, डेफिनेटली एक सिंगर को इवॉल्व होना पड़ता ही है, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो लाइक उसकी आवाज की बात की जाए तो। सो मैं ये मानता हूँ कि आज का समय ऐसा भी है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। ये एक फैक्ट बन चुका है कि जो दिखता है वो बिकता है। सो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आज अगर सोनू निगम जी एक्टिव नहीं है तो वो अच्छे सिंगर नहीं है। डेफिनेटली आपका टैलेंट एक तरफ, और द वे यू कैरी like and the way you present yourself exactly. on social media, it's different. It's different. So again, presenting yourself on social media, maintaining your social accounts, if you're not carrying any professional agency, because mostly artists खुद ही करना चाहते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ जो कहते हैं एटलीस्ट इंस्टाग्राम तो मैं खुद ही हैंडल करूंगा, मैं एजेंसी को नहीं देना चाहता, दैट इज प्राइवेट। तो sometimes they fail to maintain it, उनको पता नहीं होता कितनी फ्रीक्वेंसी में पोस्ट करना है, स्टोरी डालनी है, और क्या कंटेंट डालना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी है वो। सो मैं कहता हूँ कि अगर इट्स ओके, अगर आपका सोशल मीडिया एम्पायर ज्यादा ग्रो नहीं भी किया हुआ है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने रियाज पे ध्यान दीजिए। ये चीज आप नहीं भी कर सकते हैं तो एक एजेंसी हायर कर लीजिए, वो कर लेगी। और अगर आप एजेंसी के थ्रू नहीं करना चाहते तो इतना ज्यादा फोकस भी मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके कंटेंट में दम होगा तो वो आप मार्केट करें ना करें वो वायरल तो होगा ही होगा। वेरी ट्रू साहिल भाई, बट इसमें एक चीज ये है ना कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ, बिकॉज आप 30 दिन में
30 के 30 दिन शो नहीं कर सकते लोगों के सामने कि आपके सामने जनता है, आप उनके सामने परफॉर्म करके यू आर प्रूविंग दैट यू आर अ वेरी गुड सिंगर और आप बहुत अच्छे गाने बना रहे हो, या फिर 30 दिन में 30 गाने आपके रिलीज नहीं हो जाएंगे बड़े प्लेटफॉर्म पे। सो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली यू कैन शो योर वर्क थ्रू लाइक योर वर्सेटाइल बिहेवियर, कभी ये गाना गा दिया, कभी वो गा दिया। एंड आज के टाइम में घर बैठे बैठे सोशल वर्ल्ड ही लाइक बूम पे है। सो आई थिंक कि आपको एक्टिव होना जरूरी भी है। अगर आप खुद नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, सो ऐसे आर्टिस्ट के लिए डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज या पीआर एजेंसीज जो कि हैंडल करती है। मेरे हिसाब से लाइक कंसिस्टेंसी ऑन सोशल मीडिया इज मस्ट आज के टाइम पे। ग्रेट। तो गौरव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने अजय अतुल जी के लिए नियम हो गाना गाया सुपर 30 मूवी के अंदर, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो इतने लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर है, उनके साथ काम करना हर एक इमर्जिंग सिंगर का सपना होता है, और आपने इतनी कम एज में उनके लिए काम किया, उनके प्रोसेस को समझा, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। First of all, I would really like to thank Ajay sir and Atul sir. Like I'm blessed कि उन्होंने मुझे एक opportunity दी। And अगर अपन एक legendary किसी बड़े artist की बात करते हैं, उनमें एक बहुत ही basic like common quality होती है, which is a ground to earth behavior। जैसे अगर मैं practically बताऊं तो जब हम लोग स्टूडियो के अंदर घुसे थे, जब हम स्टूडियो के अंदर एंटर हमने किया था, so like the behavior that they showed us was so friendly। बिकॉज एक हर एक यंग म्यूजिशियन एक नर्वसनेस फील करता है कि यार मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने जा रहा हूँ। बिकॉज मैं जब एंटर हुआ ना, तो मैं देखता हूँ सामने बैठे हैं लिरिसिस्ट, लेजेंडरी लिरिसिस्ट मिस्टर अमिताभ भट्टाचार्य जी, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने चन्ना मेरिया कलंक और ये सारे गाने लिखे हैं, और अजय अतुल सर बैठे हुए थे वहाँ पे। तो और स्टूडियो अपने आप में बहुत ही लेजेंडरी है, बिकॉज यश राज फिल्म हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, और उस स्टूडियो में हम लोग अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, अजय अतुल सर का म्यूजिक इतना ग्रैंड है कि आपको सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। सो लाइक जब हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, so he was explaining minute to minute parameters so beautifully, and वो ऐसा नहीं है कि एक टेक अच्छा आया। जैसे अभी मैं अगर लाइक एक म्यूजिशियन की बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सुनना बहुत अच्छे से चाहिए। एक जितना आप क्लियरली और जितना माइन्यूटली आप सुन के एक म्यूजिक की बिहेवियर को जज कर रहे हो ना, वो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी। जैसे कहते हैं तानसेन बनने से पहले कानसेन, ये एडवाइस मुझे भी मेरे एक म्यूजिकल गुरु ने दी थी, शशांक सिंह बाबा ने। उन्होंने कहा था कि अच्छा गाना है, तानसेन बनना है तो पहले कानसेन बनो, अपने कानों को इतने अच्छे संगीत से फीड कर दो कि आपके सुर मजबूर हो जाएंगे, सही निकलने ही निकलना है। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है ना कि यार आप अच्छा गा दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डिलीवर हो गया है। कई बार होता है कि आपके गाने में इम्परफेक्शंस हो जाते हैं जो आपको खुद को जज करने होते हैं। तो अजय अतुल सर, अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सात म्यूजिशियंस कोरस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको सातों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी काम में पता है कि कौन कैसा गा रहा है। एक अटेम्प्ट में अगर वो क्लियर नहीं आ रहा है तो उन्होंने 100 अटेम्प्ट्स भी लिए, बट उसको परफेक्शन में कन्वर्ट किया है। सो आप जैसे आपने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि द डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन, सो एक वो भी एक डेफिनेशन अगर मैं एज अ म्यूजिशियन अगर मैं अप्लाई करूं तो उनसे ये चीज भी मुझे बहुत सीखने मिली कि यार आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एकदम 100% करके छोड़ो, ताकि वो आउटपुट लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। और ये आपने बहुत बेहतरीन बात बताई कि हम जैसे कोई गाना सुनते हैं, और आजकल डिजिटलाइजेशन के जमाने में हमको लगता है गाना तो क्या है 2 दिन में बन जाता होगा, लेकिन आज भी अजय अतुल जैसे जो म्यूजिशियंस हैं वो 100 टेक्स भी लेते हैं, और तब तक अप्रूव नहीं करते फाइनल प्रोडक्ट को जब तक कि वो उनके अकॉर्डिंग डिलीवर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम लोग सिर्फ सुनते थे, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, मतलब ये क्वालिटी उनमें देखी है। मतलब उनको लेजेंड क्यों बोला गया है ना, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स क्यों बोला गया है ना, वो मैंने एक्चुअली फील किया, एंड व्हिच वाज इंडीड अ वेरी लाइक बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन लाइफ। और मैं वो तो डेफिनेटली वो एक रिमार्केबल एक मेरे लिए मोमेंट है। तो इतनी कम उम्र में आपने अजय अतुल के लिए काम किया, अब कौन रह गए कि इनके साथ तो मुझे काम करना ही है और ये मेरा लाइफ टाइम ड्रीम है? लाइफ टाइम ड्रीम मेरा है बिल्कुल। आई वुड लव टू वर्क फॉर ए.आर. रहमान साहब। अगर उनसे मुझे कुछ सीखने मिलता है, कभी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है उनके लिए काम करने की एज अ सिंगर, सो इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी डेफिनेटली। ए.आर. रहमान सर, अगर आप ये वीडियो आप तक कैसे भी पहुंचती है तो आप गौरव को एक मौका जरूर दें, क्योंकि मेरे शो का मकसद यही है कि मैं ऐसे चेहरे लेकर आऊं इस शो पर जो बहुत टैलेंटेड है, जिनकी कहानी में बहुत दम है, लेकिन उनको सपने पूरे करने के लिए एक हाथ चाहिए, और वो हाथ हो सकता है आपका। तो गौरव, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। तो गौरव, इंडिया के यूथ के लिए या फिर
ऐसे कलाकार जिनको अभी एक्सपोजर नहीं मिला, जिनको एक्चुअली में रास्ता नहीं पता है कि कैसे मैं भी इस मुकाम पे पहुंचूं और मैं बहुत अच्छा गायक हूँ और मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो उनको एक थोड़ा सा टिप्स दें या फिर इंस्पायर करें अपनी बातों से और बताइए कि ये कीजिए और आप ये मोमेंट में आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम लोग ग्रोइंग टैलेंट है, अगर हम लोग एक छोटे शहर से आते हैं, एक बहुत बेसिक चीज पता है यंगस्टर्स क्या मिस कर देते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। योर एक्सपेक्टेशन एंड द एक्चुअल रियलिटी हैव लाइक अ बिग डिफरेंस। ये एक्चुअली होता है और ये चीज समझ नहीं आती है बिकॉज हमने एक लिमिटेड दायरे में दुनिया देखी है, जो कि उदयपुर शहर की अगर मैं बात करूं। लेकिन आज अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री का हब है मुंबई। जब मैं यहाँ से मुंबई गया था तब डेफिनेटली मेरे माइंड में एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और वहां जाके रियल वर्ल्ड कुछ और ही था। वो जो ग्राफ होता है ना डिफरेंस, वहां इंसान मात खा जाता है, डर जाता देख के कि यार मैं सोच के कुछ और आया तो यहाँ एक भीड़ है, मैं कैसे क्या करूंगा। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि इट्स नॉट दैट इजी टू बी समवन और टू बी लाइक समवन ग्रेट। मैं एक चीज बोलूंगा, ऑल्दो आई एम आल्सो इनटू अ ग्रोइंग फेज, मैं भी और आगे करना चाहता हूँ। सेकेंडली, अगर आप सिंगर की बात करें, एज अ सिंगर आपको ग्रो करना हो तो उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं ना जिस पे आप वर्क ऑन करें। उन पैरामीटर्स में एक बहुत बेसिक पैरामीटर है कि यार सबसे पहले तो यू शुड वर्क ऑन योर यूनिकनेस। आपकी अगर आवाज और टेक्सचर यूनिक है तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं समझना चाहूंगा ये यूनिकनेस से आपका क्या तात्पर्य है। यूनिकनेस जैसे अरिजीत सिंह हैज हिज own style of singing, सोनू निगम is versatile, और रफी साहब की अपनी गायकी का अंदाज था, किशोर कुमार साहब की अपनी गायकी का अंदाज था। तो आप अपनी गायकी के अंदाज को कैसे डिफाइन करोगे कि इन पॉइंट्स पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। I just try my voice to be versatile, कि मैं एक सिंगिंग जॉनर्स की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सैड रोमांटिक गा रहा हूँ। I should be capable enough to sing party numbers also। एंड अगर आप वर्सेटाइल बिहेवियर आप प्रैक्टिस करोगे और आप एक वर्सेटाइलिटी अपनी आवाज में लाओगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स को हिट कर सकते हो, वहीं पे आपकी यूनिकनेस अपने आप बन जाती है। सो आई होप जो भी इमर्जिंग सिंगर्स हैं इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, तो गौरव से जो हमने सीखा वो ये है कि सबसे पहले तो अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। दूसरा, अपने आप को सही तरीके से मार्केट करो ताकि आप सही क्लाइंट्स तक पहुंच सके, सही मीडिएटर्स, आर्टिस्ट मैनेजर्स तक आपका कंटेंट पहुंच सके और वो आपको प्रमोट करें बिजनेस लेकर आने में। और तीसरा मैं ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम इनटू इवेंट प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट, कि हर आर्टिस्ट के पास अपने आने वाले 5 सालों का 10 सालों का ग्रोथ प्लान हाथ में होना चाहिए। कि आज मान लो मैं 25,000 रुपए का सिंगर हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस का मुझे 25,000 मिलता है, तो आने वाले 5 साल में मुझे 5 लाख का आर्टिस्ट बनना है। वो जर्नी को मैं कैसे अचीव करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द साहिल शो वाली सीरीज के साथ ही एक वेडिंग गाइड सीरीज वाली सीरीज है और एक एंटरप्रेन्योर्स की सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैं आपको इस टाइप की टिप्स देता रहूंगा ताकि आप अपने बिजनेस एम्पायर को ग्रो कर सकें। तो गौरव, मुझे बताइए कि जब आप एक ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं जब आपको लगता है कि चलो मेरी गाड़ी अब चल पड़ी है और मुझे हर दिन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग शोज, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्लेबैक सिंगिंग ऑफर्स, क्या अधूरा रह जाता है एक आर्टिस्ट के लाइफ में एक मुकाम पे पहुंचने के बाद भी, और वहां पर आकर हमें अपने माइंडसेट को कैसे मेंटेन करना चाहिए? डेफिनेटली अगर एक आर्टिस्ट की बात की जाए तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अधूरी रहती है। अगर प्रोफेशन की बात की जाए और मैं म्यूजिक की बात करूं तो स्काई इज द लिमिट, तो वो चीज तो एक अधूरी है बिकॉज आपको डेली इवॉल्व होना है। सेकेंडली, अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप अपनी पर्सनल स्पेस भूल जाते हो या फिर आपको भूलना पड़ता है बिकॉज आपके पास वर्कलोड इतना होता है और आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, आप अपने पर्सनल बिहेवियर में नहीं ज्यादा रह पाते हो। डेफिनेटली वो कुछ चैलेंजेस आ ही जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर कह लो। बट मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि मैं भले महीने में शोज कम करूँ, 4 शो कम करूँ, बट इक्वल प्रायोरिटाइज अपनी फैमिली को भी करूँ बिकॉज दे आर द रीजन आई एम हियर। और एक आर्टिस्ट की फैमिली, एक आर्टिस्ट की लाइफ में शायद फैमिली ही एक वो सपोर्ट सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो आज वहां तक उस मुकाम तक पहुंचता है।
एंड गौरव, सबकी लाइफ में जब उनके करियर ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप भूल ही नहीं सकते। वो क्रेजी मोमेंट्स कौन से हैं? वो मोमेंट्स जब आपको लगा कि यार ये वक्त मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फ्रैंकली मैं बताऊं तो कॉलेज लाइफ में जब आप एंटर होते हो और जब आपको लोग एज अ सिंगर लाइक एक टैग देते हैं कि अच्छा यार ये सिंगर है, और 4 साल के कॉलेज टाइम में आप एक अलग वे में आइडेंटिफाई होते हो कि यार लोग आपको प्रेज करते हैं, मतलब एक अलग ही ऑरा रहता है। तो मेरे कॉलेज टाइम को मैं डेफिनेटली मतलब आज भी याद करता हूँ, वो एक बहुत मेमोरेबल टाइम रहा है मेरे लिए। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर किया तो मुंबई एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप काम के साथ साथ घूमते फिरते पर मजे भी करते हो और मतलब ह्यूमन हाइजीनिक बनाते हो। और मेरा एक मानना है कि प्रोफेशनली आपको अगर ग्रो करना हो तो आपको बहुत सारी क्वालिटीज भी मेंटेन करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ योर लाइक द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू मेंटेन द ह्यूमन रिलेशन, बिकॉज ह्यूमन बॉन्डिंग आज बहुत जरूरी है। द वे यू ट्रीट अदर्स गिव्स यू बैक, द पॉजिटिव ट्रीटमेंट यू विल गेट इट बैक। सो मैंने वो एक मेमोरेबल मोमेंट्स और क्रेजी मोमेंट्स बहुत सारे जिए हैं। जैसे मैं सलमान खान साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ बिग बॉस शो में, और एज अ मैनेजमेंट लाइक टीम इन द मैनेजमेंट टीम, वहां से कुछ चीजें सीखी। तो ये कुछ मोमेंट्स है ना जो मैंने लाइफ की बहुत मतलब एक जर्नी को मैंने एंजॉय किया है। मुंबई में बहुत एक्सप्लोर किया, पैदल भी घुमा हूँ, वहां पे मैं ऑटो में भी घुमा हूँ, कार में भी घुमा हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द मोमेंट्स जो मैं आज भी याद करता हूँ और मेरे लिए बहुत क्रेजी है। तो गौरव, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मुझे बताइए कि आपकी इंस्पिरेशंस कौन है जिनको आप बचपन से फॉलो करते आए हैं, या फिर अभी आपने रिसेंटली उनको समझना स्टार्ट किया और आपने डिसाइड किया कि इनसे मुझे और सीखना है? आपके इंस्पिरेशंस के बारे में बताइए। मेरे इंस्पिरेशंस डेली चेंज होते हैं, लाइक सबसे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूँ तो अलग अलग सिंगर्स और म्यूजिशियन से कुछ यूनिक चीजें सीखने मिलती है, तो वो एक इंस्पिरेशनल पॉइंट बन जाता है। अगर आप डे टू डे लाइफ की बात करें तो वहां आपको कुछ मॉरल वैल्यूज सीखने मिलती है जो कि आप अपने फील्ड में अप्लाई करते हो। और फ्रैंकली मैं द साहिल शो पे बैठा हूँ तो मैं एक बहुत एक लाइक फ्रैंकली ऑनेस्टली एक चीज मैं कन्फेस करना चाहूंगा कि मैं साहिल भाई से बहुत जूनियर हूँ, लाइक एज में भी और प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी। और एक टाइम था जब मैं स्कूल में था, लाइक मेरे ख्याल से जब मैं 12th में था या 11th में था, 2011-12 की बात है, तब साहिल भाई का हमारे शहर में बहुत नाम था। जब वेडिंग प्लानिंग की डेफिनेशन भी लोगों को पता नहीं थी कि ये क्या फील्ड होता है, तब साहिल भाई वाज लाइक आई गेस वन ऑफ द लीडिंग वेडिंग प्लानर्स ऑफ द कंट्री। तो हम लोग बैक बेंचर्स जो थे, मेरा जो ग्रुप था, हम लोग बात करते थे, अरे यार तुझे पता है वो साहिल ठाकुर यार ही इज डूइंग सो ग्रेट, ये एक फील्ड है, तुझे विराट कोहली को बुलाना है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, वो विराट कोहली को ले आएगा। सो साहिल भाई हैज आल्सो बीन वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस एंड मैं बहुत उनको देख देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज वो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लाइक आई एम ऑब्लाइज्ड टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं आपको हमेशा इंस्पायर करता रहूं। और अब गौरव भाई, मुझे ना कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना, मैं जानना चाहता हूँ, आप एक म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, आपके 3 फेवरेट गाने कौन से? क्योंकि ये पता रहना हमें बहुत जरूरी है कि एक सिंगर के खुद के 3 फेवरेट गाने कौन से? 3 अगर आप वैसे गाने सारे ही फेवरेट होते हैं, बट अगर 3 आप टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पे आता है अभी मुझ में कहीं, सेकंड नंबर पे आता है पंजाबी टच का लाइव ही ना गई जो कि सुखविंदर पाजी ने गाया है, थर्ड नंबर पे आता है द लेजेंडरी सॉन्ग लग जा गले। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे लग जा गले की कुछ लाइन सुनाएं। डेफिनेटली उस गाने का मीनिंग इतना इम्पैक्टफुल है ना कि वो दिल को टच हो जाता है। डेफिनेटली आई एम गोना डेडिकेट टू द ऑडियंस ये गाना। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदरता से आपने गाने को गाया।
एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड मैं चाहूंगा कि आप खूब 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 नाम कमाएं और हमारे शहर का, उदयपुर का, पूरे विश्व में आप नाम फैलाएं और खूब सक्सेस आपको मिले। और मैं चाहूंगा हमारी ऑडियंस से कि अगर वो आप गौरव को फॉलो करना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको गौरव से कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड पॉजिटिवली वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड बने रहिए। गौरव, मेरी ऑडियंस के लिए और इस द साहिल शो के लिए कुछ 2 लाइनें में चाहूंगा आप बोलें और फिर हम इस शो को एंड करेंगे। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच साहिल भाई, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए एक अप्रेजल और एक अप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज होती है, स्पेशली जब आप वाया मीडिया, वाया वर्चुअल वर्ल्ड अगर आप उस आर्टिस्ट के टैलेंट को दुनिया को दिखा रहे हो, सो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। डेफिनेटली आई एम मोबिलाइज्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो द साहिल शो। सो लाइक ऑल द बेस्ट टू योर वेंचर्स एंड द साहिल शो के और भी एपिसोड्स आने वाले हैं गाइस, और उसमें बहुत अलग अलग फील्ड के अलग अलग रिनाउंड पर्सन आपसे अपनी अपनी टेक्निकलिटीज और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच ऑल द एपिसोड्स ऑफ द साहिल शो। Thank you so much everyone. Like, subscribe and comment on this video. And आप मुझे बताइए अगले कौन से गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं, और जो हमारे गेस्ट का लाइनअप है आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। द साहिल ठाकुर शो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से गेस्ट हमारे शो पर अभी आने वाले हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।